अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि वेबसाइट की माइग्रेशन कैसे होती है। क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास एक से ज़्यादा डोमेन्स हैं और आप एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट या दूसरे डोमेन में डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं या माइग्रेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मेरे पास वेबसाइट है, डोमेन है मेरे पास curiosity.mind.com, और इसके अंदर मैं एक साइट चला रहा हूँ टेस्ट साइट के नाम से, जिसमें ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम इसमें इंस्टॉल्ड है। होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट के पेजेस हैं, और ये पूरी आप थीम देख रहे हैं। बेसिकली मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट थीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास होलसेल की अगर कोई एक वेबसाइट बनी हुई है, मैं उसको डुप्लिकेट करना चाह रहा हूँ किसी दूसरे डोमेन पर, तो उसको भी हम माइग्रेशन ही सपोज करेंगे। और वैसे माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप एक वेबसाइट, अपनी बनी बनाई वेबसाइट को किसी दूसरी होस्टिंग पर लेकर जा रहे हैं या दूसरे डोमेन पर लेकर जा रहे हैं। तो आप इसे डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं और माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि हम एक बनी बनाई वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करते हैं दूसरी होस्टिंग पे या दूसरे डोमेन पे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास वेबसाइट का डोमेन और होस्टिंग की इंफॉर्मेशन होगी। ऑब्वियसली पुरानी होस्टिंग भी होगी और नई होस्टिंग भी होगी। तो अगर आपकी वेबसाइट नई होस्टिंग पे जा रही है, तो आपको पहले से उसका कंट्रोल पैनल लॉगिन करना होगा। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे होंगे, यहाँ कंट्रोल पैनल मेरा लॉगिन हुआ हुआ है। यहाँ पे ये क्योंकि मेरे पास होस्टगेटर की होस्टिंग है, तो उसका कंट्रोल पैनल आ रहा है। इसी तरह आपके पास अगर SiteGround की है या GoDaddy की है या किसी भी होस्टिंग सर्विस आपने ली हुई किसी भी कंपनी से, तो उसका आपको कंट्रोल पैनल लॉगिन करना होगा। कंट्रोल पैनल लॉगिन आपको दोनों करने पड़ेंगे, पुरानी होस्टिंग के भी और नए होस्टिंग के भी। या अगर आपको होस्टिंग सेम रखनी है लेकिन वेबसाइट को डुप्लिकेट करना है, पहले से डोमेन आपके पास है एडेड, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पहले से डोमेन आ रहा है curiosity.mind.com। इसी तरह आपके पास अगर abc.com या test.com का कोई और सा डोमेन है लेकिन होस्टिंग सेम है, तो भी आपको कंट्रोल पैनल अपना कनेक्टेड रखना होगा। क्योंकि आपको जब आप एक वेबसाइट दूसरी होस्टिंग पे या दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें। मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। नंबर 1 चीज़ होगी आपके पास होस्टिंग कंट्रोल पैनल। नंबर 2, होस्टिंग कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास डेटाबेस क्रिएशन होगी। नंबर 3 होगा यूज़र क्रिएशन। 4th पॉइंट होगा यूज़र प्रिविलेजेस या यूज़र परमिशंस। तो आपके पास कंट्रोल पैनल के अंदर आप डेटाबेस क्रिएशन इम्पॉर्टेंट होगी, यूज़र क्रिएशन इम्पॉर्टेंट होगी और यूज़र की परमिशंस इम्पॉर्टेंट होगी। कोई भी वेबसाइट एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ये 3 पॉइंट्स आपको लाजमी जहन में रखने होंगे कि डेटाबेस क्रिएट होगा, यूज़र क्रिएट होगा और डेटाबेस और यूज़र को परमिशन दी जाएगी। तो ये एक और पॉइंट मिस हो गया इसमें। ये 5th पॉइंट होगा और 4th पॉइंट होगा एडिंग यूज़र टू डेटाबेस। ठीक है, तो पहला डेटाबेस क्रिएशन, दूसरा यूज़र क्रिएशन, फिर तीसरा यूज़र को डेटाबेस में ऐड करना, फिर 4था पॉइंट होगा आपके पास यूज़र प्रिविलेजेस, यानी यूज़र की
परमिशंस आपको देनी होंगी कि यूज़र को सारी परमिशन देनी होंगी कि यूज़र जो भी वेबसाइट का यूज़र बन रहा है उसके पास सारी परमिशन हो कि वो डेटाबेस में चीज़ें ऐड कर सके। तो ये वेबसाइट माइग्रेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करना होंगे कि आपके पास ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये 4 पॉइंट्स होंगे। होस्टिंग कंट्रोल पैनल आपका कनेक्टेड होना चाहिए। अब होस्टिंग कंट्रोल पैनल के अंदर आपके पास डेटाबेस क्रिएट करना होगा, फिर यूज़र क्रिएट करना होगा, फिर यूज़र को ऐड करना होगा डेटाबेस में, और फिर परमिशन देनी होगी। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि हम कंट्रोल पैनल के अंदर डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, फिर यूज़र किस तरह से क्रिएट करते हैं, और फिर यूज़र को ऐड किस तरह से करते हैं, और परमिशंस किस तरह से देते हैं। तो ये पॉइंट्स हम बारी बारी चेक करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि आपकी ये वेबसाइट पहले से बनी हुई है, तो हम नई वेबसाइट बनाने के लिए या इसी को पूरी वेबसाइट को कॉपी करने के लिए दूसरी जगह को माइग्रेट करने के लिए हमें एक नया डेटाबेस बनाना होगा। तो आइए हम देखते हैं, कंट्रोल पैनल में जाते हैं। यहाँ पर आपके पास होता है डेटाबेसेस का सेक्शन। डेटाबेसेस के सेक्शन में यहाँ होता है MySQL डेटाबेसेस। तो ये MySQL डेटाबेसेस पे क्लिक करूँगा मैं, तो ये डेटाबेस के सेक्शन में जाएगा जहाँ पे हमारे पास पहले से डेटाबेसेस जो बने हुए हैं वो आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कह रहा है क्रिएट न्यू डेटाबेस। अब मुझे नया डेटाबेस बनाना है, तो मेरे पास टेस्ट साइट पहले से बनी हुई है। नया डेटाबेस बनाना है तो मैं इसका फॉर एग्जांपल टेस्ट साइट 2 नाम रख देता हूँ, या जो भी आप नाम रखना चाहें वो नाम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं नई वेबसाइट के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है टेस्ट साइट 2 और क्रिएट डेटाबेस बटन दबाऊंगा तो ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखें अब ये डेटाबेस का नाम आ रहा है एडिट डेटाबेस, और ये नाम आ रहा है। ये नाम मैं कॉपी करके रख लूँगा अपने पास, क्योंकि ये मुझे बाद में काम आएगा। ये नाम मैंने डेटाबेस का रख लिया, डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे गो बैक बटन आ रहा है, इसको प्रेस किया तो डेटाबेस तो देखें हमने क्रिएट कर लिया है। अब पहला स्टेप तो हमने कर लिया कि डेटाबेस क्रिएट कर लिया इस नाम से, या जो भी आपने नाम दिया होगा वो आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज़र क्रिएशन। अब यूज़र क्रिएट कैसे करेंगे हम कंट्रोल पैनल में वापस आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ होगा ऐड न्यू यूज़र। अब यहाँ पे यूज़र का नाम फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ USRTS2। जो भी आपको यूज़र का नाम देना है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे तो यूज़र का नाम ये आएगा। अब पासवर्ड आप यहाँ पे जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड लिख दिया। अब जो मैंने पासवर्ड टाइप किया है वो बहुत ही वीक है, तो हम अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे तो उसके लिए रेकमेंडेड यही होता है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। तो ये पासवर्ड जनरेटर बटन प्रेस किया मैंने, तो देखें ये पासवर्ड इसने जनरेट कर दिया। तो मैं ये पासवर्ड अपने पास कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दूँगा ताकि पासवर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो जब भी आप डेटाबेस में यूज़र्स क्रिएट करें तो उसके लिए आपको हमेशा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी और ज़्यादा अच्छी रहे। तो हम यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ क्रिएट यूज़र का बटन दिया हुआ है, क्रिएट यूज़र पर क्लिक करेंगे तो ये नया यूज़र क्रिएट कर देगा। अब देखें यूज़र जो इसने क्रिएट किया है वो इस नाम से किया है, वो यूज़र मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ। यूज़र मैंने इस नाम से क्रिएट कर लिया, ठीक है। डेटाबेस मेरे पास इस नाम से क्रिएट हो गया, यूज़र मेरे पास इस नाम से क्रिएट हो गया, और पासवर्ड हमारे पास मैं पासवर्ड जो है कॉपी करके पेस्ट करना भूल गया, तो हम दोबारा से करते ये हैं कि हम यूज़र को डिलीट कर देते हैं ये वाले, और इस यूज़र को दोबारा से क्रिएट कर लेंगे।
ठीक है, तो हम दोबारा गो बैक, यहाँ पे गो बैक का बटन है, इसको प्रेस किया। यहाँ पे हमारे पास यूज़र के नाम लिस्टेड होंगे, यूज़र के नाम लिस्टेड है यहाँ पर, ये आ रहा है, ये आ रहा है। इस यूज़र को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये यूज़र को मैंने डिलीट कर दिया। अब यही यूज़र फिर से क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं पासवर्ड इसका सेव करना भूल गया, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत पड़ेगी बाद में पासवर्ड चेंज करने की। तो दोबारा से स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से यूज़र क्रिएट करते हैं, USRTS2, पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक किया, ये पासवर्ड जनरेट हो गया, कॉपी किया, ये पासवर्ड यहाँ भी पेस्ट कर दिया, यहाँ भी पेस्ट कर दिया। देखिए वेरी स्ट्रॉन्ग, इसकी स्ट्रेंथ आ रही है स्ट्रॉन्ग। अब ये पासवर्ड यूज़र का मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे पास बाद में मैं इस पासवर्ड को और यूज़र को यूज़ करूँगा, इसलिए मुझे ये पासवर्ड यहाँ रखना था। क्रिएट यूज़र प्रेस किया मैंने। अब देखिए ये यूज़र नेम क्रिएट हो गया, ये वाला, ये ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है। इसको मैं कॉपी करके रख लूँगा अपने पास यहाँ, क्योंकि मुझे ये बाद में यूज़ करना होगा। अब देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड और डेटाबेस, ये तीनों चीज़ें सेव हो गई मेरे पास। गो बैक का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे आपके पास वो यूज़र लिस्ट हो जाएगा जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। देखिए ये यूज़र आ रहा है जो हमने क्रिएट किया था। अच्छा, यूज़र तो आ रहा है ये, लेकिन इस यूज़र को अभी हमें ऐड भी करना होगा, यानी 2 स्टेप और बाकी हैं। अगर हम देखते हैं अपनी लिस्टिंग में, तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, ये रहा डेटाबेस का नाम, यूज़र क्रिएट कर लिया, ये रहा यूज़र का नाम, और एडिंग यूज़र टू डेटाबेस। अब इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप करना होगा कि डेटाबेस में यूज़र को ऐड कैसे करना है। तो अब आप देखिए कि हम यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आ रहा है ऐड यूज़र टू डेटाबेस। यहाँ पे यूज़र नेम हम सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन से यूज़र को डेटाबेस में ऐड करना है। तो ये हमने यूज़र बनाया था जिसमें USRTS2 आ रहा है, ये क्लिक किया, और डेटाबेस का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था वो डेटाबेस का नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ताकि ये यूज़र उसी डेटाबेस में जाके ऐड हो। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपना डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम था साइट TST साइट 2, ये डेटाबेस का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पर बटन आ रहा है ऐड का। देखिए यूज़र नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर से नीचे से डेटाबेस नेम सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम ऐड बटन प्रेस करेंगे। ऐड बटन प्रेस करने के बाद देखिए हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर ये आ रहा होगा, सारे इसकी परमिशंस आ रही होंगी। ऑल प्रिविलेजेस पे हम चेक लगाएंगे, जिसमें ये सारी परमिशंस खुद ही सेलेक्ट हो जाएंगी। इसमें ऑल प्रिविलेजेस पे चेक लगाना ज़रूरी है, ताकि आपके पास सारी परमिशंस आ जाएं और वेबसाइट के अंदर हम कुछ वेबसाइट के डेटाबेस के अंदर हम चेंजेस कर सकें या वेबसाइट हम माइग्रेट कर सकें। तो ऑल प्रिविलेजेस पे चेक लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मेक चेंजेस, ये बटन आ रहा है नीचे, इसको क्लिक करना पड़ेगा, ताकि ये देखें सक्सेस का मैसेज आ जाता है। जब मेक चेंजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर टॉप राइट में आप देखेंगे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, जिसका ये मतलब होता है जो चेंजेस हमने की हैं वो सेव हो गई हैं। देखें सक्सेस का मैसेज आ गया। ठीक है, तो अब हम गो बैक पे क्लिक कर सकते हैं और हम जाते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो देखें हमने यूज़र पहले डेटाबेस क्रिएट किया, फिर यूज़र क्रिएट किया, फिर यूज़र को डेटाबेस में ऐड किया और यूज़र की परमिशंस दे दी। तो ये चारों स्टेप्स हमारे पास हो चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा, और नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम अपनी वेबसाइट को कॉपी करेंगे दूसरी जगह। तो दूसरी जगह कॉपी करने के लिए हमने डेटाबेस बना लिया, यूज़र बना लिया। अब हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे पास होस्टिंग सेम है लेकिन डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ। यानी वेबसाइट अभी मेरी चल रही है curiositymind.com/test site।
अब मैं चलाना चाह रहा हूँ curiosity.com/testsite2, यानी इसको कॉपी करके मैं नेक्स्ट टैब में अगर खोलता हूँ तो यहाँ टेस्ट साइट की जगह मैं यहाँ लिखूँगा टेस्ट साइट 2, तो यहाँ पे वो वेबसाइट चलनी चाहिए। अभी जाहिर सी बात है इस डायरेक्टरी में, इस टेस्ट साइट 2 के फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ ये दिखाएगा। अच्छा, टेस्ट साइट 2 का फोल्डर मेरे पास पहले से बना हुआ है, देखिएगा curiosity.mind.com के अंदर यहाँ पर टेस्ट साइट 2 का फोल्डर मेरे पास बना हुआ है, ये बिल्कुल खाली फोल्डर है। इसी तरह आप चाहें तो फोल्डर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने पहले का फोल्डर बनाया हुआ है, इसलिए आपको टेस्ट साइट 2 का फोल्डर यहाँ नज़र आ रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस फोल्डर में अभी तो कुछ नहीं है, तो हम पुरानी वेबसाइट में जाते हैं अपनी। इस वेबसाइट के एडमिन पैनल को खोलेंगे। देखिए ये मेरे पास डैशबोर्ड पहले से कनेक्टेड है, मैंने ऑन किया हुआ है इसका, पहले से लॉगिन किया हुआ है इसका डैशबोर्ड। तो आप पुरानी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लगइन्स का सेक्शन, इसमें आएगा ऐड न्यू। प्लगइन्स में यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन के नीचे आता है ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर पेज ओपन होगा जहाँ पर बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे होंगे। बेसिकली हमें क्योंकि माइग्रेट का प्लगइन चाहिए तो हम यहाँ पे माइग्रेट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक प्लगइन आएगा जिसका नाम होगा डुप्लीकेटर। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेटर के प्लगइन में आप देखेंगे लास्ट अपडेटेड कब हुआ है ये, और कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। अच्छा, ये यहाँ पर ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो भी आप प्लगइन सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस ये लिखा होना चाहिए, ताकि उसमें ये श्योरिटी रहती है कि जो वर्डप्रेस का वर्जन आप चला रहे हैं आया वो सपोर्ट करता भी है उस प्लगइन को कि नहीं। समटाइम्स आप देखेंगे कि नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हो सकता है हमें कोई ऐसा प्लगइन भी मिले जिसमें कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस लिखा हुआ ना हो। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हो सकता है कोई मिल जाए। देखिए इसमें यहाँ आ रहा है लास्ट अपडेटेड 2 वीक्स अगो अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो अगर हम ये प्लगइन यूज़ करते हैं तो इसकी श्योरिटी नहीं है कि ये प्लगइन चलेगा और पूरा फंक्शनल होगा कि नहीं होगा। तो लिहाजा हम बेसिकली स्क्रॉल अप करते हैं, पूरे ऊपर जाते हैं पेज में, और रेकमेंडेड यही है कि आप वो प्लगइन यूज़ करें जो आपके वर्जन वर्डप्रेस के वर्जन को कंपैटिबल है या सपोर्ट करता है। तो हम बेसिकली डुप्लीकेटर वर्डप्रेस माइग्रेशन प्लगइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहा है इंस्टॉल नाउ, इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट बटन आएगा इसमें एक्टिवेट का। जब प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है तो उसे एक्टिवेट भी करना होता है। यहाँ पे एक्टिवेट बटन प्रेस किया तो देखिए ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, जब ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो हमें इस प्लगइन की सेटिंग्स में जाना होगा। तो प्लगइन्स की सेटिंग में यहाँ पर डुप्लीकेटर दिया होगा, यहाँ पर आपके पास आएगा पैकेजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्लगइन के अंदर कोई भी अभी फ़िलहाल पैकेज नहीं है। पैकेज का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बेसिकली एक आप जिप फाइल एक क्रिएट कर रहे हैं, जो आपका जिप फाइल होगी जिसमें ये पूरी वेबसाइट होगी जो आपकी करंट वेबसाइट चल रही है। उस करंट वेबसाइट में आपका डेटाबेस भी होगा, यानी जैसे कि पेजेस आ रहे हैं हमारे पास, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये पूरा कंटेंट आ रहा है लिखा हुआ, तो ये पूरे कंटेंट के साथ आपकी वेबसाइट कॉपी होगी। इसलिए जो यहाँ पे हमें पैकेज क्रिएट करना पड़ता है। तो देखिए अभी यहाँ पे नो पैकेज फाउंड, इसमें कोई पैकेज नहीं है, तो हमें एक नया पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपके पास वो डिटेल्स पूछेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेस्ट साइट के नाम से, ये हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, वरना चेंज नहीं करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है, और चेंज कर दें तो भी कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली आपको जिप उस फाइल की बन जाएगी।
ठीक है, तो अब इसमें आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आर्काइव का सेक्शन होगा, इस पे क्लिक करें और इसमें एक चीज़ होती है इनेबल फाइल फिल्टर्स। इस पे क्लिक करने से होता ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई एक फोल्डर वेबसाइट में से हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा किसी एक फोल्डर पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो रहा है अपलोड्स का, यहाँ आ रहा है wp-uploads। इस पर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे पूरी लोकेशन आ रही है। इसका ये मतलब होता है कि पूरी वेबसाइट का बैकअप तो बन जाएगा लेकिन अपलोड्स के फोल्डर का बैकअप नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से wp-uploads क्लिक करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर रूट पाथ पे क्लिक करूँगा तो देखें वो क्या करेगा कि टेस्ट साइट के पूरे ही फोल्डर का बैकअप नहीं बनाएगा। तो हमें फ़िलहाल इसको क्लियर करना है। क्लियर बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और इनेबल फाइल फिल्टर्स जो है हमें चेक हटाना है, क्योंकि हमें कोई फोल्डर हटाना नहीं है, पूरी वेबसाइट का हमें बैकअप बनाना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई फोल्डर के बैकअप हटाना है तो आर्काइव में जाके इनेबल फाइल फिल्टर्स ये चेक लगाना होगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रूट पाथ, wp-uploads, कैशे या क्लियर। तो यहाँ से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। फिलहाल हम इनेबल फाइल फिल्टर से चेक हटाते हैं। यहाँ से चेक हटाने के बाद उसके बाद आर्काइव को बंद कर देते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट आपके पास आएगा कि आपको यहाँ से बैकअप बनाना होगा। इसमें स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास जो डेटाबेस जो पे बैकअप बन रहा है पूरा वो सेव कहाँ पे हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद आप इसको स्टोरेज को बंद कर दें। ये फिलहाल हमें देखने के लिए है कि हमारे पास बैकअप जो बन रहा है वो जा कहाँ रहा है, कौन से फोल्डर में जा रहा है। तो आपके पास देखेंगे टेस्ट साइट के फोल्डर में wp कंटेंट्स में बैकअप्स के नाम से ये फाइल बन रही है, backups-dup-lite। तो बेसिकली आप इसको फिलहाल देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा स्कैनिंग साइट। अब वो स्कैन कर रहा है। देखें इसमें ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि आपके पास सेटअप के अंदर, सिस्टम के अंदर आपके पास ग्रीन सिग्नल आ रहा हो, वर्डप्रेस के अंदर ग्रीन आ रहा हो। ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ आ रही है डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस में भी ग्रीन सिग्नल आना चाहिए। इसमें बेसिकली ये बता रहा है कि डेटाबेस में आपके पास कितनी स्पेस, कितना फोल्डर ले रहा है, कितना टेबल ले रहा है। तो ये ओवरव्यू देखने के लिए होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे वर्डप्रेस सिस्टम की जो ग्रीन सिग्नल आ रहा है गुड के नाम से, ये होना चाहिए। और फाइल्स में भी आपके पास अगर यहाँ पे सारे गुड आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। माइग्रेशन स्टेटस आपके पास गुड आ रहा है तो डैट मीन्स आपके पास ये भी अच्छा है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। अगर इसमें कुछ एरर आ रहा होता तो वो इसके अंदर मैसेज दे रहा होता कि आपको वो एरर ख़त्म करने होंगे तो आपका यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। यहाँ पे बिल्ड बटन प्रेस किया आपने तो वो पूरा एक पैकेज क्रिएट कर रहा है आपका, जिसमें पूरा डेटाबेस भी होगा, आपका पूरी वेबसाइट की फाइल्स भी होंगी, इमेजेस भी होंगी और कंटेंट भी होगा। तो ये पैकेज क्रिएट हो रहा है। जब ये पैकेज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि आपके पास कौन कौन से पैकेजेस आपने क्रिएट किए हैं या पैकेज का नाम क्या है। तो बेसिकली अब ये आपके पास तो देख लेंगे, आपके पास ये आपके पास आ रहा है। ये देखेंगे बिल्ड स्टेटस यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे बिल्ड स्टेटस आपके पास आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि इंस्टॉलर और आर्काइव, ये दो अलग अलग फाइल आ रही हैं। हम चाहें तो वन क्लिक में भी डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉलर अलग करना चाह रहे हैं और आर्काइव अलग करना चाह रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग हो सकती है डाउनलोड। तो अगर हम पहले installer.php डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलर पे क्लिक करते हैं तो देखें ये installer.php की एक फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, उसके बाद करना ये है कि इस installer.php की फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ रहा है शो इन फोल्डर। इस installer.php की फाइल को आपको करना होगा अपलोड। अपलोड कहाँ करना होगा? अपलोड आपको नई जगह पे अपलोड करना होगा ताकि ये जो इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वही कॉन्फ़िगरेशन नई वाली जगह पर जाए।
तो हम इसे अपलोड कैसे करेंगे? पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। टेस्ट साइट 2 का फोल्डर मेरा यहाँ एम्प्टी है, यहाँ पे देख रहे हैं फोल्डर एम्प्टी है, इसमें कोई फाइल नहीं है। यहाँ पे वो installer.php की फाइल हमें अपलोड करनी है। तो देखें यहाँ पे अपलोड का बटन आपके पास आ रहा है, यहाँ पे अपलोड बटन प्रेस किया आपने। अपलोड बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा है सेलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक किया और जहाँ पर आपके पास वो फाइल installer.php है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ओपन बटन प्रेस किया। देखें ये जब ग्रीन पूरी हो गई दैट मीन्स ये पूरी फाइल अपलोड हो गई। अब हम वापस जाते हैं तो आपके पास देखेंगे installer.php की फाइल आ जाएगी। अच्छा, installer.php की फाइल आ गई। अब हमें जिप फाइल भी अपलोड करनी है वहाँ पैकेज वाली, जो हमने पुरानी वेबसाइट से बनाई है। देखें यहाँ पर आ रही है आर्काइव, इसको मैं डाउनलोड क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये फाइल डाउनलोड हो रही है मेरे पास। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इसको हमें अपलोड भी करना होगा नई वाली जगह पर, यानी टेस्ट साइट 2 के फोल्डर में हमें इसे अपलोड करना होगा। तो हम वेट कर रहे हैं इसका। जैसे ये डाउनलोड हो जाती है तो इसको हम नई वाली लोकेशन पे, चाहे वो नई होस्टिंग हो या नया आपके पास लोकेशन हो सेम होस्टिंग की, तो ये वहाँ पर हम अपलोड करेंगे। क्योंकि 36 MB की फाइल है, थोड़ी बड़ी फाइल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास वेबसाइट में पहले से बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं या प्रोडक्ट्स चली हुई हैं तो उसमें और ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में, और आपके इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि कनेक्शन कितना फास्ट है। तो बेसिकली हम इसको अपलोड करते हैं जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास डाउनलोड हो गई है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गई है। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ। वहीं पर जाऊँगा कंट्रोल पैनल में, यहाँ अपलोड बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद वहीं लोकेशन पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको अपलोड कर दूँगा। जिप को ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली होता है, इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है और आप सेलेक्ट फाइल के बटन से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड हो जाएगी। अच्छा, जब ये अपलोड हो जाएगी तो इसमें करना ये होता है कि हमें जो हमने installer.php की फाइल पहले अपलोड की थी वो यहाँ पर जो है हमें दिखा रहा है फाइल मैनेजर में, इसी को हम एक्सेस करेंगे ताकि हमारे पास पुरानी वाली वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन सारी नई वाली जगह पर आ जाए। तो पहले हम वेट कर रहे हैं उसके अपलोड होने का। ये देखें अपलोड हो गई है। तो अब जैसे ही मैं जाता हूँ फाइल मैनेजर पे, देखें ये पूरा बड़ा सा नाम आ रहा है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फाइल ये बाद में खुद हट जाएगी। ये जिप फाइल आ रही है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि curiositymind.com यानी जो मेरा डोमेन है उसके अंदर टेस्ट साइट 2 के फोल्डर में मैंने ये 2 फाइल्स अपलोड कर दी हैं। अब हमें करना ये होगा कि installer.php फाइल को एक्सेस करना होगा ताकि वो सारी कॉन्फ़िगरेशन जो पुरानी वेबसाइट में थी वो नई वेबसाइट में आ सके। तो हम नया पेज खोलते हैं, यानी नया टैब खोलते हैं। उसमें हम अपना नई वेबसाइट का लिंक खोलेंगे। मैंने टेस्ट साइट 2 के नाम से बनाया था, तो टेस्ट साइट 2 के नाम से एंटर करूँगा। तो देखें आपके पास 2 फाइल्स आ रही हैं। इसमें एक जिप फाइल बड़ा लंबा सा नाम आ रहा है, आ रही है installer.php। तो मैं installer.php पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इंस्टॉलेशन का एक विंडो आएगी, एक प्रोसेस आता है बेसिकली। तो देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है स्टेप 1 और 4। तो बेसिकली 4 आपके पास स्टेप होते हैं डिप्लॉयमेंट के। नई जगह पर जब आप कोई चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसमें 4 स्टेप्स आएंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2, 3, 4। स्टेप 1 में आपके पास देखें सेटअप में क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि आपके पास स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल रहेगा और आपके पास फोल्डर डायरेक्टरी बनी हुई है टेस्ट साइट 2 और उसका साइज ये है। और आपके पास वैलिडेशन में जब आते हैं तो इसमें आप देखें सब ग्रीन हुए में, दैट मीन्स सारी चीज़ें ओके हैं। तो इसमें आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायरमेंट्स के अंदर वैलिडेशन में आप देखेंगे रिक्वायरमेंट्स के सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपके पास
ओके होनी चाहिए, ये सारे ग्रीन होने चाहिए। अगर ये सारे ग्रीन नहीं होंगे तो दैट मीन्स आपके पास होस्टिंग की तरफ से कोई इशू है, वो आपको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा होस्टिंग कंपनी से, या फिर अगर आपको होस्टिंग का कुछ आइडिया है थोड़ा तो वो आपको खुद सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है परमिशंस और MySQL और PHP वर्जन और मैनेजमेंट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये सब चीज़ें आपको ग्रीन होनी चाहिए तो ये आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके पास रेड है तो आपको अपनी होस्टिंग कंपनी से या होस्टिंग प्रोवाइडर से वो चीज़ सॉल्व करवानी होगी या फिर खुद सॉल्व करनी होगी, अगर आपको थोड़ा होस्टिंग का आइडिया है तो। अच्छा, तो अब देखिए सब ऑल गुड है, हमारे पास सारी चीज़ें ओके आ रही हैं। तो अब हमारे पास आता है आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड नोटिसेस। ये चीज़ ज़रूरी है, अगर ये चीज़ नहीं चेक लगा होगा तो आपके पास नेक्स्ट बटन एक्टिव नहीं होगा या आगे नहीं जाएगा। तो हम इस पर चेक लगाना ज़रूरी है। तो जब हम चेक लगाएंगे तो आप देखिए नेक्स्ट बटन एक्टिव हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो देखिए वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो वाली फाइल्स को सारी हमारी। अब नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या पूछता है आप देखते हैं, वो लोड हो रहा है नेक्स्ट स्टेप, यानी सेकंड स्टेप आएगा हमारे पास। सेकंड स्टेप हमारे पास लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी जिप फाइल थोड़ी बड़ी है और थोड़ा इंटरनेट का भी कनेक्शन का होता है इसमें इंटरफेरेंस ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखें ये आपके पास आ गया सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में वो पूछ रहा है कि डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा, और एक्शन में क्या होगा आपके पास, क्रिएट न्यू डेटाबेस लेना है या कनेक्ट एंड रिमूव ऑल डाटा। इसमें से आपको जो रेकमेंडेड है वो ये है कि कनेक्ट एंड रिमूव ऑल डाटा वो लेना होगा। और उसके बाद होस्ट नेम में लोकल होस्ट रखना है आपको। डेटाबेस में डेटाबेस का नाम आपने क्या रखा था वो हमने सेव किया था यहाँ पर। देखिए डेटाबेस का नाम मैंने ये सेव किया था। डेटाबेस का नाम ये मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद यूज़र नेम पूछ रहा है कि यूज़र आपका नाम क्या था यूज़र का, वो यूज़र नेम मैंने जो पहले कॉपी किया था वो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। और पासवर्ड हमने क्या रखा था वो भी हमें कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट डेटाबेस का बटन है ये प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये पास हो गया है और नोटिसेस में भी गुड आ गया है। रिक्वायरमेंट्स को क्लिक करके जो भी आपके पास यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, अगर सारे ग्रीन आ रहे हैं दैट मीन्स ऑल सेट या ऑल गुड, तो आपको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ कनेक्शन का इशू आया आगे तो वो आपको रिजॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड में यहाँ से अगर कुछ मिटा दूँ और फिर टेस्ट डेटाबेस पे क्लिक करूँ तो देखिए वो यहाँ पे मुझे करेगा वेरीफाई होस्ट कनेक्शन में उसने फेल दे दिया। तो मुझे वो चेक करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है, आया कि पासवर्ड मैंने सही डाला है कि नहीं या यूज़र नेम सही लिखा है कि नहीं। तो मुझे यहाँ से दोबारा से पासवर्ड कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना होगा और फिर दोबारा से टेस्ट डेटाबेस क्लिक करना होगा ताकि वो मुझे दिखाए कि रिजल्ट क्या होगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम यूज़र नेम या पासवर्ड कुछ लिखते हैं तो टाइप करने में कुछ गलती हो जाती है, कोई स्पेस आ जाता है। तो दोबारा से आप यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके या फिर कॉपी करके यहाँ पर रखेंगे तो वो यहाँ पे वैलिडेशन पास कर देगा। तो वैलिडेशन यानी रिक्वायरमेंट्स आपकी पास होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शंस के सेक्शन में बेसिकली कुछ नहीं करना, जो चीज़ आ रही है वो ऐसे एज इट इज़ ऐसी रखनी है। रिकमेंडेड है कि आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दें। अब आप देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, वो कहेगा आपने यूज़र नेम ये रखा है, होस्ट नेम ये रखा है और डेटाबेस यूज़र का पासवर्ड, यूज़र नेम, डाटा यूज़र नेम और यूज़र आईडी और लोकल होस्ट, ये आप ओके कर देंगे इस स्टेप को। तो अब ये डेटाबेस इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली। अब थर्ड स्टेप पर जाएगा जिसमें उसने हमें बताया कि आपकी वेबसाइट का नाम ये होगा टेस्ट साइट। मैं चाहता हूँ कि इसका नाम कुछ और हो, टेस्ट साइट 2।
तो टेस्ट साइट 2 मैंने इसका रख दिया, आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, या न्यू वेबसाइट या जो भी रखना चाहें। अच्छा, इसका पाथ जो बनेगा वो ये होगा, पाथ आपने चेंज नहीं करना, URL भी चेंज नहीं करना। तो URL बेसिकली वो वही फोल्डर का नाम है जो हम जिस फोल्डर में हमने नई वेबसाइट इंस्टॉल की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिप्लेस में कुछ नहीं करना, क्योंकि चीज़ें जो आपने फोल्डर के नाम रखने हैं, रिप्लेस में कुछ नहीं आएगा। रिप्लेस का वैसे भी आपके पास रिप्लेस का जब यहाँ पे एक्टिव होगा, जब आप इस प्लगइन का प्रोफेशनल वर्जन परचेज करेंगे, यानी जो हमने डुप्लीकेटर वाला जो प्लगइन यूज़ किया है वो प्लगइन फ्री था। अगर आप उसका जो प्रोफेशनल वाला वर्जन, पेड वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका रिप्लेस वाला सेक्शन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बटन प्रेस करें, आप देखें वो प्रोसेस करना शुरू कर देगा, ठीक है। देखें उसने दिखा दिया कि सब कुछ ऑल गुड है, सारा कुछ सही है। तो अच्छा, इसमें ऊपर कह रहा है कि लॉग इन टू द वर्डप्रेस एडमिन टू फाइनलाइज दिस इंस्टॉल, और नीचे लिखा है ऑटो डिलीट इंस्टॉलर फाइल्स आफ्टर लॉग इन रेकमेंडेड। तो बेसिकली वर्डप्रेस में जो नया वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि आपके पास इंस्टॉलेशन वाली फाइल्स हैं वो रिमूव कर दी जाएं, ताकि आपका वर्डप्रेस या नई वेबसाइट चल सके। तो अगर हम यहाँ से चेक हटा देंगे तो हमें बाद में वर्डप्रेस के जब हम लॉगिन करेंगे तो वर्डप्रेस के एडमिन से हमें हटानी पड़ेंगी, वो इंस्टॉलेशन फाइल्स रिमूव करनी पड़ेंगी। तो हम इसको चेक लगाएंगे ताकि जब आप वर्डप्रेस का एडमिन लॉगिन करें तो उसका जो होना चाहिए इंस्टॉलेशन फाइल्स वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एडमिन लॉगिन जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें वहाँ पर ले जाएगा एडमिन लॉगिन पे। एडमिन लॉगिन यहाँ पर हमें पूछ रहे, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे एडमिन लॉगिन क्या होगा, एडमिन आईडी क्या होगा, पासवर्ड क्या होगा, क्योंकि जब हम माइग्रेशन कर रहे थे उस पूरे प्रोसेस में हमसे एडमिन का लॉगिन और पासवर्ड नहीं पूछा। तो बेसिकली यहाँ पे एडमिन का लॉगिन और पासवर्ड वही पुरानी वाली वेबसाइट का आएगा जो आपने वहाँ रखा था। तो हम क्या करेंगे कि पुरानी वेबसाइट का एडमिन लॉगिन हम, क्योंकि मेरे पास पहले से सेव है लिखा हुआ, तो मैं जाऊंगा और पुराना वाला लॉगिन और पासवर्ड अपना नई वाली वेबसाइट में डाल रहा हूँ और लॉगिन क्लिक करूँगा। तो देखें ये मुझे लॉगिन कर देगा, ठीक है। ऊपर देखें URL क्या आ रहा है, curiositymind.com/test2, यानी ये मेरे पास नई वेबसाइट का लिंक आ रहा है। अब देखें वो मुझे दिखा रहा है कि जो उसने इंस्टॉलेशन की फाइल्स थी वो सारी रिमूव कर दी हैं। तो देखें हमारे पास ये इंस्टॉलेशन की फाइल सारी रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम नई वाली वेबसाइट को एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे माउस लेके जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है विजिट साइट और राइट क्लिक करके हम नए टैब में खोलते हैं। तो अब देखें नई वाली वेबसाइट बिल्कुल एज इट इज कॉपी बनी है, किसकी, पुरानी वाली साइट की। देखें यहाँ पे URL क्या आ रहा है, curiositymind.com/test2, और जो पुरानी वाली वेबसाइट थी उसका URL क्या था, curiositymind.com/testsite, ठीक है। तो ये बेसिकली देखेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल हैं दोनों साइटें, हालांकि वेबसाइट का डेटाबेस भी अलग बना था, यूज़र भी अलग बना था, और वेबसाइट की फाइल्स तो खैर सेम थी। तो इसलिए आपकी वेबसाइट की डुप्लीकेशन बन गई है किसी दूसरी जगह। अब आपको अगर चेंजेस करनी है तो पेजेस बनाने हैं या पोस्ट बनानी है या फिर कुछ और करना है, कोई नई थीम्स डालनी है, तो वो आप यहाँ नई वाली वेबसाइट पर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।